हाँ जी। तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। तो बातें शुरू करने से पहले स्क्रीनशॉट शुरू ले लीजिए आप जरूर। हाँ जी, हो गया स्क्रीनशॉट। टॉपिक चल रहा था अपना केमिस्ट्री का और टॉपिक का नाम था गैसीय नियम। क्या था? गैसीय नियम। गैसीय नियम हमने पढ़ लिए थे। आज कुछ दो चार बातें हैं जहां से क्वेश्चन उठ जाते हैं। इस टॉपिक में वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा उठते हैं और थोड़ा सा ये टॉपिक ना टफ तो नहीं कह सकते लेकिन बोरिंग सा है। मैं अपने सीधी सी बात पढ़ाता हूँ, इंटरेस्टिंग होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन ये थोड़ा सा है वास्तव में बोरिंग सा ही है। लेकिन अपने इसको भी इंटरेस्टिंग बनाएंगे और इंटरेस्टिंग बनाकर ही पढ़ेंगे। तो वही बात है भाई, जिनका फोर्थ ग्रेड में नहीं हुआ तो वो ज्यादा परेशान न हो। और भी बहुत सी भर्तियां हैं, यूट्यूब पर अलग अलग वीडियो हैं। पेपर में ये हुआ है, पेपर में हमें नहीं, लेकिन हमें नहीं पता क्या हुआ, वास्तविकता तो हमें किसी को नहीं पता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो अपने अपने तैयारी को कंटिन्यू करते हैं। चलिए। और हाँ, अभी आपको पता है एग्जाम का ट्रेंड है जो चेंज हो चुका है। ठीक है। तो मैं जो आपको ना किताब मैंने बहुत बार बताया कि मैं आपको साइंस करवाता हूँ ल्यूसेंट की बुक से। तो मैं आपको एक एक लाइन करवा रहा हूं भाई। पहले वही बात है ना, अपने हर चीज को एनालिसिस करके करवा रहे हैं। तो इसीलिए अपनी जो साइंस है वो मतलब धीरे धीरे कंप्लीट हो रही है, क्योंकि मैं आपको एक एक लाइन, पहली बात तो एक स्लाइड, एक वीडियो में एक स्लाइड बनती है ना, तो एक स्लाइड में ही छोटा सा टॉपिक हो पाता है। तो मैं आपको एक एक लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की जो अपनी ल्यूसेंट की बुक है जो एनसीईआरटी पर आधारित है, लाइन टू लाइन आपको कवर करवा रहा हूं। तो पेशेंस से इसको देखें, आपकी साइंस बड़ी अच्छे से तैयार होगी। चलिए करते हैं शुरू। परम ताप पैमाना। परम ताप पैमाना, पैमाने का मतलब क्या होता है? जिससे कि कोई चीज नापी जाती है। तो ये जो परम ताप पैमाना है, ये ताप मापने की यंत्र हो सकता है जो भी है, ठीक है, या इकाई। चलिए, इसमें क्या होता है परम ताप? परम ताप का मतलब देखो, ताप का मतलब टेम्परेचर। अपने ना टेम्परेचर को तीन इकाइयों में नापते हैं। तीन इकाइयों में, किसमें? एक तो आपने सुना होगा सेल्सियस, कि वायुमंडल का जो अपना टेम्परेचर है वो 58 डिग्री सेल्सियस है। दूसरा मापते हो आप केल्विन में। किसमें मापते हो? केल्विन में। और तीसरा मापते हो आप फेरनहाइट। फेरनहाइट, हाइट भी होता है और हाइट भी होता है, एक ही बात है। तो टेम्परेचर मापने की आपको ये तीन इकाइयां ध्यान होनी चाहिए कि ताप को किस में मापा जाता है। ताप को सेल्सियस में भी मापा जाता है, केल्विन में भी मापा जाता है और फेरनहाइट में भी मापा जाता है। लेकिन फिजिक्स है या जो केमिस्ट्री है, लेकिन ये जो एसआई मात्रक, एसआई मात्रक इसका क्या है? ताप का आपका केल्विन ही माना जाता है। ताप का अगर सीधा मात्रक पूछ लेना कि ताप का मात्रक क्या है, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन में आपको सेल्सियस भी मिलेगा, केल्विन भी मिलेगा और फेरनहाइट भी मिलेगा। लेकिन आपको सेल्सियस और फेरनहाइट नहीं करना, आपको केल्विन ही करना है। क्या करना है? केल्विन ही करना। और केल्विन को प्यारे बच्चों लिखा जाता है के से, इसको लिखा जाता है सी से और इसको लिखा जाता है एफ से। डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, उसमें ताप मापने की इकाई फेरनहाइट होती है। डॉक्टर के पास जो थर्मामीटर होता है ना, उसका जो मापने की इकाई होती है वो फेरनहाइट होती है। ये बात भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। लेकिन अपने बात करेंगे सिर्फ एक बार केल्विन की। तो परम ताप पैमाने में क्या होता है? इस पैमाने में -273 डिग्री सेल्सियस किसी भी चीज का इतना टेम्परेचर है ना, कितना? -273 अगर किसी चीज का टेम्परेचर है तो उसको परम ताप में शून्य माना जाता है। क्या माना जाता है परम ताप में? परम ताप में इसको शून्य माना जाएगा। पहली बात आपको यह ध्यान में रखनी है। और आपका इसे ही कहते हैं परम शून्य ताप। क्या कहते हैं? परम शून्य ताप कहते हैं। इसमें -273 डिग्री सेल्सियस को शून्य माना जाता है और इस शून्य मान को परम शून्य ताप कहते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यह बनता है कि परम शून्य ताप का मान कितना होता है? परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो वो ऑप्शन में आपको 0 डिग्री, 273 डिग्री, -273 डिग्री और 373 डिग्री भी आपको दे सकता है। तो आपका आंसर होगा -273 डिग्री। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में। तो आपको -273 डिग्री आपका क्या होता है? आपका होता है परम शून्य ताप। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अब ये जो परम शून्य ताप है वो, इस पर चार्ल्स का नियम क्या कहता है?
इस पर चार्ल्स का नियम क्या कहता है? तो चार्ल्स के नियमानुसार परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप यानी कि परम शून्य ताप यानी कि 0 डिग्री, और इसका मान कितना होता है? -273 होता है ना, -273 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन शून्य हो जाना चाहिए। देखो क्या कह रहा है कि चार्ल्स का नियम पीछे याद करो तो आपको पता है चार्ल्स का नियम क्या कह रहा है? T समानुपाती V। अब ये कह रहा है कि इस T क्या होता है? आपका परमताप होता है। याद करो T को हमने परमताप पढ़ा था। क्या पढ़ा था? परमताप। इसका कहने का मतलब है कि अगर परमताप को हम शून्य कर दें, चलो इसको मिटाते हैं एक बार, फिर आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, कंफ्यूज मत होना। अगर कोई बच्चा ये पहली बार क्लास देख रहा है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो पीछे वाली क्लास को देख के आए, पीछे वाली क्लास को वो देख कर आए, गैसीय नियम वाली, फिर ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। इस कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चार्ल्स का नियम कहता है, हमें पता है चार्ल्स का नियम ये बात कहता है T समानुपाती V कि तापमान को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। लेकिन तापमान कौन सा है? ये परम ताप है। क्या है? परम ताप। तो बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ेगा, तो घटाने पर वॉल्यूम कम होना चाहिए ना, आयतन कम होना चाहिए। हाँ जी सर, ये बात तो माने। क्या मैं इस परम ताप को शून्य कर दूं, शून्य कर दूं परम ताप को, तो आयतन शून्य होगा क्या? इस नियमानुसार तो होना चाहिए, इस नियमानुसार तो होना चाहिए। परम ताप को शून्य कर दे तो ये भी शून्य होना चाहिए ना। बिल्कुल सर, मान लिया आपकी बात में, ये भी शून्य होना चाहिए। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता, वास्तविकता में ये ऐसा नहीं होता, वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। अब क्यों नहीं होता वो देखते हैं, क्यों नहीं होता वो देखते हैं। तो परम ताप का मान कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। अब इस टेम्परेचर पर कोई भी गैस होगी, क्योंकि हम गैस ही नहीं पढ़ रहे हैं, अगर इस टेम्परेचर पर किसी गैस को लेके आएंगे तो वो किस में बदल जाएगी? वो गैस किस में बदल जाएगी? वो बदल जाएगी द्रव और ठोस में। किस में बदल जाएगी वो गैस? द्रव और ठोस में बदल जाएगी, इसलिए उसका आयतन शून्य नहीं होगा। समझ में आ रही है? अब आप कहोगे कि सर ये गैस और ठोस, गैस है जो द्रव और ठोस में कैसे बदलेगी? तो ताप कम करने पर वही भौतिक अवस्था में परिवर्तन, ताप बढ़ाने पर ठोस पिघलकर द्रव में, द्रव पिघलकर वाष्प में, लेकिन ताप कम करने पर वाष्प द्रव अवस्था में और द्रव ठोस अवस्था में। तो इतना कम टेम्परेचर जाएगा, 0 से कम है ये, -273, 0 से कम। अब आपको पता है जल 0 डिग्री पर बर्फ बन जाता है, तो कोई भी गैस होगी इस टेम्परेचर पे आएगी तो वो गैस या गैस किस में बदल जाएगी? द्रव या ठोस में बदल जाएगी। इसलिए ये बात होती है कि ये पूर्णतः सत्य नहीं है, यानी कि ये नियम इस परम ताप को कह सकते हैं इस बात को फॉलो नहीं करता, यानी कि बिल्कुल सत्य बात है कि ताप कम करोगे, ताप को अगर आप कम करोगे तो वॉल्यूम कम होगा, लेकिन परम ताप 0 करने पर वॉल्यूम 0 नहीं होगा। किसी भी गैस का अगर परम ताप आप शून्य कर दोगे ना तो उसका वॉल्यूम 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस टेम्परेचर पर जो गैस होगी वो आपकी ठोस या द्रव में बदल जाएगी, इसलिए लिखा मैंने। इसलिए इस ताप, चूंकि अब देखो एक बात मैं आपको और बताता हूं, कई बार ना ये आपने 2 चिन्ह देखे होंगे, एक तो इस तरह से चिन्ह होगा और एक इस तरह से होगा। इस चिन्ह का मतलब होता है इसलिए, क्या होता है? इस चिन्ह का मतलब होता है इसलिए, और इस चिन्ह का मतलब होता है चूंकि या क्योंकि। ये बात भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। 3 इधर है तो इसलिए, और 3 एक नीचे की तरफ है, चूंकि या क्योंकि। ये बात भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। छोटी सी बात है लेकिन कहीं ना कहीं एग्जाम में काम आ जाती है। इस ताप पर पहुंचने से पहले ही गैस द्रव या ठोस में बदल जाती है। परम ताप होता है आपका केल्विन में, किसमें मापा जाता है? केल्विन में मापा जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर किसी भी वस्तु का ताप है, 0 डिग्री अगर किसी भी चीज का तापमान क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस है। क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। क्या है? सेल्सियस। ये सी लिखा हुआ है तो सेल्सियस है। इसको अगर मैं केल्विन में बदलूं तो 273 डिग्री केल्विन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? 273। आपको यह 273 जरूर याद रखना है। सर 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 273 केल्विन। सर 10 डिग्री का क्या होगा भाई? 10 डिग्री का क्या होगा? तो 10 डिग्री का होगा प्यारे बच्चों 283 केल्विन। सर 100 डिग्री का
100 डिग्री का होगा 373 केल्विन। क्लियर? तो 0 डिग्री पर 273 केल्विन, 5 डिग्री पर 278 केल्विन और 100 डिग्री पर 373 केल्विन, यानी कि सेल्सियस से आप केल्विन में जा रहे हो। एग्जाम में अब क्वेश्चन क्या आया था वो सुनना ध्यान से। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था एक बार भाई, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं अपने एग्जाम में क्वेश्चंस की। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर केल्विन में कितना होता है। सभी बच्चे बताएंगे मानव शरीर का तापमान केल्विन में कितना होता है। मानव शरीर का तापमान केल्विन में कितना होता है, सभी बच्चे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। चलो बता देना भाई। एग्जाम में क्वेश्चन आया था एक बार, इसका भी आंसर दे दूंगा मैं। सेल्सियस ताप को, यानी कि सेल्सियस ताप को अगर आप केल्विन में बदलना चाहते हो, किस में बदलना चाहते हो, सेल्सियस ताप को, सेल्सियस ताप को अगर आप केल्विन में बदलना चाहते हो, केल्विन ताप में बदलने के लिए 273 जोड़ दो। तो क्या करो, 273 जोड़ दो। ठीक है, तो फिर कैसे जोड़ें भाई। कमरे का ताप कितना होता है सर, कमरे का ताप तो 23 डिग्री होता है सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो प्लस 273 कर दो, कितना हो गया 6, 7 और 3 10 की 0 और 1 3, 306 डिग्री केल्विन। ये हो गया केल्विन में कन्वर्ट। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर सेल्सियस से आपको केल्विन में जाना है तो 273 कर दो, और अगर आपको केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो माइनस 273 कर दो, माइनस 273 कर दो। सर कैसे बताओ। 100 डिग्री 373 डिग्री केल्विन तापमान है तो इसका सेल्सियस में कितना होगा, 2 से 73 माइनस करो, 100 डिग्री सेल्सियस बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस बन जाएगा। चलिए ये दो बातें आपको समझ में आ गई है कि सेल्सियस से केल्विन में कैसे जाएंगे और केल्विन से सेल्सियस में कैसे आएंगे। अगर सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो 273 ऐड करो, और अगर केल्विन से सेल्सियस में आना है तो 273 माइनस कर दो। ये दो कंसेप्ट बहुत जरूरी है, एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन बता देता हूं जहां से सीधे क्वेश्चन आते हैं। कमरे का ताप क्या होता है, तो 23 डिग्री सेल्सियस होता है। कमरे का ताप क्या होता है, कमरे का ताप। मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तो मानव शरीर का तापमान होता है प्यारे बच्चों 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का तापमान बहुत बार बता दिया। और जो आपके वृषण होते हैं, जो आपके टेस्टिस होते हैं, खास करके ये नरों में पाए जाते हैं, वैसे नरों में ही पाए जाते हैं खास करके, क्या पता है। वृषण का जो तापमान होता है, वृषण का तापमान होता है प्यारे बच्चों 35 डिग्री सेल्सियस। अब आप बोलोगे सर मानव शरीर का ही भाग है तो इसका कम क्यों होता है। इसका मैं आपको जब मानव जनन तंत्र बताऊंगा तब बताऊंगा कि इसका कम क्यों होता है। क्यों, क्योंकि ये शुक्राणु निर्माण के लिए हेल्प मतलब जरूरी होता है। ये टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पर शुक्राणु का निर्माण नहीं होता, इस टेम्परेचर पर शुक्राणु का निर्माण होता है। वो हम अपने जनन तंत्र में पढ़ेंगे तब बताऊंगा। और बताइए कुछ। और हाँ, लगभग आपको इतनी बातें पता है ना। तो इसका फिर 37 का केल्विन में पूछा है, बता दो। 273 प्लस 37 कर दो, क्या हो गया 7 और 3 10 की 0, हंसिल 1, और क्या हो गया 8 और 3 11 और हंसिल 1, 310 डिग्री केल्विन। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अब मेरे एग्जाम नहीं याद अभी किस एग्जाम में आया है, लेकिन डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मानव शरीर का तापमान केल्विन में कितना होता है, तो 310 डिग्री केल्विन आपका मानव शरीर का तापमान होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं। परम ताप को सेल्सियस में बदलने के लिए 273 में से घटा दो, बता ही दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये मैं रफ कर रहा हूं भाई। अब आगे बात करते हैं इसके बारे में थोड़ी सी और। चलिए, सामान्य ताप व सामान्य दाब क्या होते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस ये आपका सामान्य, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन आपका ताप है तो वो आपका होगा सामान्य ताप। क्या होगा, किसी भी वस्तु का 0 डिग्री और 273 आपका सामान्य ताप माना जाता है। ठीक है, तो ये आपका सामान्य ताप होता है। सर सामान्य दाब भी बता दो, सामान्य दाब बता देते हैं। जब
बैरोमीटर में पारा की हाइट 760 रहती है, तो वह वायुमंडलीय दाब ही आपका क्या होता है? सामान्य दाब, यानी कि एक वायुमंडलीय दाब होता है। चलिए इसको समझते हैं। क्या नाम लिया इसने? बैरोमीटर। बैरोमीटर। अब इससे आपके बैरोमीटर से मैं 4-5 क्वेश्चन क्लियर करता हूं। बैरोमीटर क्या काम करता है? बैरोमीटर काम करता है वायुमंडलीय दाब का मापन। क्या करता है? वायुमंडलीय दाब का मापन करता है। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में पूछा था, मुझे नहीं ध्यान, 2025 में कोई एग्जाम हुआ था, उसमें ये सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो बैरोमीटर क्या काम करता है? वायुमंडलीय दाब का मापन करता है। सर इसके बारे में एक बात और बता दो, और बता देते हैं। वायुमंडल जो आपका बैरोमीटर है, ये एक यंत्र होता है इस प्रकार से। इसके अंदर जो धातु भरी होती है, वो कौन सी धातु होती है? वो धातु होती है आपकी मरकरी, पारा, ये धातु भरी होती है। और मरकरी धातु की मैं आपको एक बता दूं, ये एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर, कौन से ताप पर? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सी अवस्था में पाई जाती है? द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। बैरोमीटर की खोज किसने की थी? ये की थी आपकी टॉरिसेली ने। किसने की थी? टॉरिसेली ने। बहुत बार याद करवा दिया है मैंने, बैरोमीटर टॉरिसेली। कैसे कनेक्ट करोगे? अगर किसी बच्चे को ध्यान है तो वो सारी की सारी ट्रिक हिंदी में वहां पे कमेंट सेक्शन में कॉपी पेस्ट कर दे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये कह रहा है कि इस बैरोमीटर में जब पारे की हाइट कितनी होती है? 760 mm, यानी कि mm का मतलब मिलीमीटर। ठीक है, तो mm होती है, तो वह वायुमंडलीय दाब, तो वह वायुमंडलीय दाब, क्योंकि ये आपका पता है बैरोमीटर किसको मापता है? वायुमंडलीय दाब को मापता है। जब पारे की हाइट 780 mm होगी, तो वो वायुमंडलीय दाब ही आपका क्या होगा? सामान्य दाब होगा। ठीक है, तो एनटीपी क्या है? अब एन का मतलब नॉर्मल, टी का मतलब टेम्परेचर और पी का मतलब प्रेशर। एनटीपी क्या है? सामान्य ताप दाब। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 760 mm दाब को ही सामान्य दाब या सामान्य ताप और दाब कहते हैं। ये आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, इससे बाहर कोई चीजें नहीं जाने वाली है। चलिए आगे देखते हैं। गैसों का विसरण, वही तो बात है ना, मैं सारी चीजों को ओपन मतलब सारा क्लियरली क्यों समझाता हूं? क्योंकि मुझे वो चीजें दोबारा बताने में आपको भी याद हो जाता है, और मुझे भी वो चीजें ऐसे अजीब नहीं लगती। बच्चों को पहली बार बता रहा हूं समझ। विसरण क्या होता है बताया हुआ है? उच्च सांद्रता से पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना। पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना आपका क्या होता है? विसरण होता है। ठीक है, तो वही ये कह रहे हैं, घनत्व में अंतर रहते हुए भी गैसों के पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के विरुद्ध भी परस्पर घुल मिल जाने की वास्तविक या स्वाभाविक क्रिया, ये आपकी है पृथ्वी, मान लेते हैं। तो घनत्व में अब आपको पता है पृथ्वी के अंदर बहुत सी गैसें पाई जाती हैं, बहुत सी गैसें पाई जाती हैं, और सभी गैसों का घनत्व क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, सपोज कीजिए कोई एक गैस है, इसका घनत्व अलग है, इसका घनत्व अलग है, इसका घनत्व अलग है। ये सभी आपस में घनत्व क्या है? घनत्व में सभी में क्या है? अंतर रहते हुए भी गैसों के पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि ये जीएफ वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। 1 GF इज इक्वल टू 980 डाइन, याद है क्या? गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में करवाया था। 1 GF इज इक्वल टू 980 डाइन करवाया हुआ है मेरा। ठीक है, वो देख लेना, है ना। अब ये थोड़ा सा इसको खोलने बैठ के तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो मतलब इसमें त्वरण का मान निकालते हैं 9.8 होता है, तो कहीं ना कहीं ये जाकर मात्रक बनता है कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स का मात्रक एक ग्रेविटेशनल फोर्स का मान 980 डाइन होता है। तो 1 GF इज इक्वल टू 980 डाइन। अब तो सुधर जाओ, 1 GF 980 डाइनों के बराबर है। 1 GF 980 डाइनों के बराबर है। समझदार को इशारा काफी है, करते हैं आगे बात। ठीक है, तो ये कह रहा है कि पृथ्वी के ग्रेविटेशनल के विरुद्ध, यानी कि ग्रेविटेशनल के विरुद्ध भी ये काम कर रही है, तो परस्पर घुल मिल जाती है। यानी कि गैसों का घनत्व भी क्या है? भिन्न भिन्न। गैसों का घनत्व है भिन्न भिन्न, और ग्रेविटेशनल फोर्स के विरुद्ध भी ये आपस में घुली मिली रहती है। क्यों? किस कारण? विसरण के कारण। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया है। आगे है विसरण वेग।
विसरण वेग इकाई समय में, विसरण वेग क्या होता है इकाई समय में, यानी कि कोई भी एक, मान लीजिए 1 मिनट है, 1 मिनट मान लेते हैं अपने यहाँ पे, इकाई समय है 1 मिनट। इकाई समय में, इकाई समय मैंने 1 मिनट माना है, आप 1 सेकंड भी मान सकते हो, 1 घंटा भी मान सकते हो, 1 दिन भी मान सकते हो। तो इकाई समय में किसी गैस का जितना आयतन किसी सछिद्र पात्र से होकर विसरित हो सकता है वही विसरण का वेग कहलाता है। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए सछिद्र पात्र का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा पात्र जिसके आर पार चीजें भेजी जा सकती हैं। सर ऐसा कोई पात्र होता है? बिल्कुल, चाय छानने वाली छननी होती है ना, एग्जामिनेशन फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो उसमें से कुछ चीजें, सिलेक्टेड चीजें, जिसे बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली, कोशिका वाला चैप्टर में मैंने अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में अच्छे से बताया है। तो सछिद्र का मतलब जिस पात्र में क्या हो, छिद्र हो, ऐसे नहीं पूरा साफ हो काम, नहीं, बीच में छिद्र हो। तो उस 1 मिनट के अंदर गैसें यहां से यहां पर कितनी मात्रा में गैस जा रही है, वो ही क्या होता है, विसरण का वेग होता है। बस, तो नोट डाउन करो इसको। इकाई समय में किसी गैस का जितना आयतन, किसी गैस का जितना आयतन किसी सछिद्र पात्र से होकर विसरित हो जाता है या फैल जाता है या उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर चला जाता है, उसे ही गैस का विसरण वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ही गैस का विसरण वेग कहते हैं। चलिए, अब है थोड़ा बहुत डेरिवेशंस, तो वो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, उलझना नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं इसको रफ कर रहा हूं, फटाफट नोट डाउन करते चलो, लिखते चलो, कोई परेशानी नहीं आने वाली है आपको, है ना। बायोलॉजी किंग भाई नरेंद्र कुमार के यूट्यूब चैनल से जुड़े और आपको साइंस में परेशानी, ये तो गलत बात है। चलिए करते हैं शुरू। ग्राहम का गैसीय विसरण नियम, ग्राहम का गैसीय विसरण नियम। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि गैसीय विसरण नियम किसने दिया, तो आप कहोगे ग्राहम ने दिया। किसने दिया? ग्राहम ने दिया। कब दिया? 1883 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में। किसके संबंध में दिया? तो गति के संबंध में यह नियम दिया गया। किसके संबंध में दिया गया? गति के संबंध में दिया गया। 4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, गैसीय विसरण नियम किसने दिया? ग्राहम ने दिया। कब दिया? 1883 में दिया। किसके संबंध में दिया? गति के संबंध में दिया। ठीक है, अब ये नियम क्या कहता है वो देखते हैं। सिर्फ गैस का नियम कहता क्या है वो आपको सुनना है, फिर आगे एग्जांपल करेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर। किसी निश्चित ताप, यानी कि इस नियम में कह रहा है कि ताप भी आपका कांस्टेंट और दाब भी आपका कांस्टेंट है। ये दोनों चीजें किसी भी गैस का क्या है, दोनों कांस्टेंट है। ताप भी नहीं है उस पर, यानी कि ताप है लेकिन आप उसको कम या ज्यादा नहीं कर सकते, दाब भी है तो उससे भी आप कम ज्यादा नहीं कर सकते। ये 2 कंडीशन आपने लगाने के बाद किसी निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण, यानी कि विभिन्न गैसों का जो विसरण का अपेक्षिक वेग, कि विसरण का अपेक्षिक वेग, अपेक्षिक वेग आपको समझ में आ ही गया है। तो जो किसी भी गैस का अपेक्षिक वेग होगा वो क्या होगा? वो होगा उसके घनत्व, किसके घनत्व? गैस के घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते हैं। देखिए ये कह रहा है कि ये बात, यहां पर मैं सीधा घनत्व लिख देता हूं ना, तो गैस का घनत्व, घनत्व का वर्गमूल के विपरीत अनुपात, यानी कि ये इसके विपरीत, यानी कि ये बढ़ाओगे तो ये कम हो जाएगा, ये बढ़ाओगे तो ये आपका कम हो जाएगा। क्लियर? एनी डाउट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 2 गैसों के अपेक्षिक घनत्व, अब इसने 2 गैसेज ली हैं, कोई भी गैस है तो विभिन्न गैसों के लिए है ना। अब देखो यहां पर एक ही गैस के बारे में नहीं है, ये विभिन्न गैसों के लिए है, तो अपने कोई भी 2 गैस ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए बताया, ध्यान से सुनना एक बार, फिर मैं इस परिभाषा को बोल देता हूं। निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण के अपेक्षिक वेग उसके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत के अनुपात में होते हैं। यदि 2 गैसों का अपेक्षिक वेग, अब कोई भी 2 गैसें लेनी है, अपेक्षिक वेग एक का है D1 और दूसरे का है D2, और विसरण का वेग कितना है? R1 और R2। तो ये नियम कहता है कि R1 समानुपाती 1 में D1 या R1 इज इक्वल टू K में √D1।
तो ये आपका कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि समानुपाती का निशान हटाते हैं तो कांस्टेंट का निशान अपने को लगाना पड़ता है। सेम टू सेम यही R2 के लिए कर दो डायरेक्ट, R2 बराबर K अपॉन में रूट D2। ठीक है, ये दोनों इसने कर दिए। अब इन दोनों को अगर मैं इकट्ठा लिखना चाहूं तो R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू D2 अपॉन में D1। कैसे करोगे? लो इसको बटा में कर देते हैं दोनों को, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये मैथमेटिक्स का काम है, तो ये K से K कैंसिल आउट, यहां पे मैं 1 मान लेता हूं। ठीक है, तो अब आपको इसको इससे गुणा करते हैं और इसको इससे गुणा करते हैं, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। कर सकते हो आप, मैथमेटिक्स आती है तो। ठीक है, ये हो गया सारा। क्या किया इसने? R1 समानुपाती 1 अपॉन में रूट D1, दूसरा R2 समानुपाती रूट 2, और इसके बाद में समानुपाती का निशान हटाया, बराबर का निशान लगाया, K कांस्टेंट लगा दिया, फिर इसको K से K कैंसिल आउट, ये ऊपर ये नीचे। ठीक है, इसको दोबारा सॉल्व कर देता हूं। R1 इज इक्वल टू K रूट D1, फिर R2 इज इक्वल टू K रूट D2। ठीक है, इसका मान चाहे तो आप इसको काट दो तो 1 1 रख लो। ठीक है, तो अब आपको पता है पहले को चौथे से गुणा किया जाता है और दूसरे को तीसरे से गुणा किया जाता है, तो R1 इज इक्वल टू R1 अपॉन में R2 बराबर D2 अपॉन में D1, दोनों के ऊपर रूट आ जाएगा। ये आपके पास समीकरण प्राप्त हो गई है। अब एग्जांपल लिया है इसने किसका? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इसने एग्जांपल लिया है, तो इसने लिया तो हमारे एग्जांपल लेने में क्या दिक्कत है ना। चलिए करते हैं शुरू। देखो इसने क्या किया है, ये मैं मिटा रहा हूं भाई, तो नोट डाउन कर लेना साथ के साथ, ताकि आपको परेशानी न हो। चलिए, एग्जाम्पल H2 का घनत्व कितना होता है? H2 का घनत्व 1 होता है भाई। कैसे निकालते हैं? ये मैंने आपको जो परमाणु अणु वाला करवाया था वहां पर आप जाकर देख सकते हो। O2 का घनत्व होता है 16। ठीक है, तो दोनों का विसरण वेग है। ऑक्सीजन का विसरण वेग RH और ऑक्सीजन का RO। रखो समीकरण में RH अपॉन में RO रूट RH, तो ये 16 रूट 1। अब आपको पता है रूट ये 16 है, ये किसकी स्क्वायर है सर? 16, तो इसको सोल्व करते हैं, कई बच्चों को इसमें डाउट होगा। अब ये रूट है, रूट 16 के ऊपर भी है और 1 के ऊपर भी है, तो रूट 16 का मान क्या होता है? रूट 16 का मान होता है प्यारे बच्चों 4, क्योंकि 4 की स्क्वायर क्या होती है? 16 होती है, बटा में 1 की स्क्वायर 1 होती है, तो इसका मान आ गया 4 बटा में 1। अब बटा में ये 1 लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, तो यहां पर आ गया RH बटा में RO बराबर 4 या RH बराबर 4O। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, RH बराबर 4 इंटू RO, ये यहां पर लिखा हुआ है। तो अब ये कह रहा है कि H2 गैस के विसरण का वेग, यानी कि RH विसरण वेग है, वो O2 के विसरण वेग का 4 गुना अधिक होता है, यानी कि इसका 4 गुना होता है। तो जिसका घनत्व कम, घनत्व इसका कम है तो वेग इसका ज्यादा, इसका घनत्व ज्यादा तो इसका वेग कम। इस सूत्र से ये प्रूफ हो गया है। चलिए, अब इसका उपयोग कहां पे किया जाता है? इस नियम का, है ना। तो ग्राम के गैसीय विसरण के नियम का उपयोग कहां पे किया जाता है? तो एंसेल के मार्श गैस निर्देशक में, एंसेल के मार्श गैस निर्देशन में गैसों के मिश्रण को अलग करने में, गैसों के मिश्रण को अलग करने में, गैसों को वाष्प घनत्व निर्धारण में, गैसों का जो वाष्पीय घनत्व होता है उसके निर्धारण में, और समस्थानिक्स को अलग करने में। क्या करने में? समस्थानिकों को अलग करने में। ठीक है, ये हल्की फुल्की बातें थी, आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। ठीक है, पर वही बात है ना, देखोगे तो पूछोगे, देखोगे नहीं तो क्या पूछोगे। चलिए, हाँ सोर चढ़ गयो, कोई बात नहीं, फेर क्यों करो। चलिए, आंशिक दाब संबंधी डाल्टन का नियम, कुछ नहीं है, हल्की फुल्की बातें। जब एक निश्चित आयतन, लो जी, इसमें क्या रहेगा? ये नियम किससे संबंधित है? आंशिक दाब से संबंधित है। किसने दिया है? डाल्टन ने दिया है। आंशिक दाब से संबंधित है, किसने दिया है?
डाल्टन ने दिया है। क्या कहा है कि आयतन निश्चित हो, आयतन क्या हो, निश्चित हो। निश्चित आयतन वाले गैसीय मिश्रण को, आयतन क्या है, निश्चित और गैसीय मिश्रण है, तो गैसीय मिश्रण का कुल दाब, गैसीय मिश्रण का कुल दाब, टोटल प्रेशर कितना होगा, अवयवी गैसें यानी कि उसके अंदर जो गैसें भरी हुई हैं, गैसीय मिश्रण में जो गैसें हैं, मतलब गैसीय मिश्रण का मतलब एक से ज्यादा गैसें, एक से ज्यादा गैसें हैं, तो अवयवी गैसों यानी कि जो भी गैसें उसमें मिक्स है उसके आंशिक दाब, उन्हीं गैसों का भी तो आंशिक दाब होगा, उनका भी जो दाब होगा उनके आंशिक दाब के योगफल के बराबर होता है। अब मान लीजिए गैस है ए बी सी, तीन कोई गैसें हैं तो उनका आंशिक दाब है पी ए पी बी पी सी, तो टोटल पी होगा आपका पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। बस ये आपको याद रखना है, कुछ भी नहीं है, ये डायरेक्ट पूछ लेता है, एक बार एग्जाम में पूछा था। चलिए लास्ट, और यहां पर ये चैप्टर अपना हो जाएगा पूरा। आवोगाद्रो की परिकल्पना, देखो प्यारे बच्चों, आवोगाद्रो की परिकल्पना है यानी कि इमेजिनेशन किया था इसने, इमेजिन परिकल्पना है, इमेजिनेशन किया था, पहले बता देता हूं, इमेजिनेशन किया था। अब इसने इमेजिनेशन क्या किया था, इसने इमेजिनेशन किया कि समान ताप, टेम्परेचर क्या है, समान है, और दाब भी क्या है, समान है, तो सभी गैसों के समान आयतन, ताप दाब भी सभी का समान आयतन, अणुओं की संख्या भी क्या रहेगी, समान रहेगी, यानी कि टेम्परेचर समान रहे और वॉल्यूम समान रहे, तो जिन गैसों का अगर आयतन भी समान है ना, आयतन क्या है, समान है, तो उस उतने आयतन में क्या होगा, अणु भी समान रहेंगे, अणु भी क्या रहेंगे, या अणु की संख्या भी क्या रहेगी, समान रहेगी। क्लियर, ये बात इसने बोली थी, लेकिन ये थोड़ी सी सत्य नहीं मानी गई या मानी गई, इसका कोई अभी तक मेरे पास प्रूफ नहीं है, जैसे प्रूफ मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो मतलब क्या है कि V समानुपाती N, ये आपको याद है, आवोगाद्रो की ये परिकल्पना है। इसने यही बोला था कि किसी भी गैसीय अवयव है या गैसों में क्या होता है कि ताप समान हो, दाब समान हो, तो मान लीजिए एक कोई भी गैस है, इतना आयतन है, उसमें मान लीजिए 1000 कण है या 1000 अणु है, तो उसका कहने का मतलब उसी ताप और उसी दाब पर इतने आयतन में 1000 ही अणु होंगे, ये बात इसने बोली थी। यही अवोगाद्रो परिकल्पना है। यहां पर अपना गैसीय नियम वाला टॉपिक होता है कंप्लीट, और अगला अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बायोलॉजी का। करते हैं अपने आगे दोबारा स्टार्ट। और हाँ, आज एक मतलब स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर मेरा जो टेक्नीशियन का है वो प्री क्लियर हो गया, मेंस की 5 नंबर की साइंस है, तो मैं कैसे कवर करूं। तो मैंने उनको ये बोला है कि अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है और आप जल्दी से साइंस कवर, आपको साइंस का बेस पता है, तो फिर तो लेंथी क्वेश्चन निकालिए, नहीं तो मेरी जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है चतुर्थ श्रेणी अधिकारी या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाली, जो अभी अपने एग्जाम हुआ था उसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट डाली हुई है, जिसमें मतलब लगभग मैंने क्वेश्चंस 1 लाइनर करवाए हैं, समझाया है, 1 लाइनर करवाए हैं, वो आप एक बार देख के चलाएं। 5 के 5 तो नहीं, लेकिन 2 या 3 क्वेश्चन आपके वहां से टपक जाएंगे, ठीक है, तो आप देख सकते हो। बाकी भी किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन में डाल सकता है, ठीक है। और हाँ,